दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको यहाँ पे नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना बट सीखने के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी पे आते हैं। आज के दिन भी सरप्राइज हमको मिला। कल जैसी न्यूज़ हमने देखी, यूएस ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, क्रूड ऑयल के प्राइजेस काफ़ी तेज होने की उम्मीदें थी और उसके हिसाब से निफ्टी की काफ़ी गिरने की उम्मीदें थी, बट ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी ने जस्ट आधे % की ही गिरावट के साथ में क्लोज किया। 140 पॉइंट्स की मंदी है। हाई को देखे 2557 है, लो को देखे 24824 है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, यहाँ पे 193 पॉइंट्स का डिप है। मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया इंटरेस्टिंगली, 211 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप की बात करें तो 126 पॉइंट्स तेज है। यानी मिड कैप और स्मॉल कैप आज चमके निफ्टी की कंपैरिजन में, लार्ज कैप के कंपैरिजन में। यानी ग्रोथ कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या आपके पास में वो ग्रोथ कंपनीज हैं? आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी को आज बीट किया या फिर नहीं? आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कंपनीज को देखते हैं तो आधी कंपनीज तेज, आधी कंपनीज नीचे। गिरने वाली कंपनीज की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा आप इसमें नोट कर सकते हैं। सेक्टर्स पे आते हैं तो यहाँ पे भी हाफ हाफ है। आधे सेक्टर तेजी में है, आधे सेक्टर मंदी में है। और इसमें तेजी के सेक्टर को देखें तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी मीडिया ने। अगले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि स्टॉक है उसके ऊपर भी बातचीत हम करने वाले हैं सीखने के बेसिस पे। निफ्टी मेटल को देखें तो ये भी तेज था। फार्मा तेज था। मतलब ये जो कैटेगरीज है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इतनी कुछ खास होती नहीं है। ज़्यादा जो होती है वो आईटी होती है, फाइनेंस होता है, एफएमसीजी होती है, ऑटो भी बोल सकते हैं, बैंक होते हैं। तो इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, तो उसकी वजह से निफ्टी ने भी अंडर परफॉर्म कर दिया, क्योंकि निफ्टी की जो मेजर होल्डिंग्स हैं वो इन्हीं सेक्टर्स में होती हैं। अब देखिए दोस्तों, बातचीत करते हैं कि क्या सीन बना आज के दिन, क्योंकि कल हमने डिस्कशन किया था कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है, ऑयल के प्राइसेस उछाल में आते हैं और उसके हिसाब से मार्केट को नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो आगे चल के देखते हैं ऑयल के प्राइसेस कहाँ पे हैं, कैसी ओपनिंग हुई, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। और एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का जो जीएमपी है वो दोस्तों क्रैश हो चुका है, उसको भी चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्वेस्टर्स की क्या वहाँ पे चॉइसेस है। अब देखिए, सुबह 5:48 के आसपास की न्यूज़ है और इसके अंदर आप देखोगे एशिया पैसिफिक मार्केट्स को, तो ये अंडर परफॉर्म करते हुए खुलने वाले थे। 3 न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया यूएस ने और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कितनी गिरावट यहाँ पे इतनी है। 1% के साथ में ये गिरा है। निकाई 0.67% के साथ में गिरा है, तो इतना ही गिरा जितना आज का निफ्टी गिरा। अब देखिए 6:30 के आसपास की ओपनिंग है गिफ्ट निफ्टी की, ये 0.20% यानी जस्ट 51 पॉइंट्स ही गिर के खुल रहा था। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। साथ में अगर मैं 9:10 की बात करूँ तो अपने इंडेक्स 0.70% के डिक्लाइन के साथ में प्री ओपनिंग ट्रेडर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे परफॉर्म करे थे। ठीक है, तो कोई मेजर गिरावट अभी देखने को नहीं मिली। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या हुआ, 10 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि डाउ जोन्स रिकवर कर गया 200 पॉइंट्स अपने लो से। तो जैसा डाउ जोन्स करेगा वैसा निफ्टी करेगा, तो उसी के बाद में आप देखोगे 10 बजे के आसपास आपने देखा कि निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी। तो नीचे से रिकवरी थी बट प्लस में जाके क्लोज नहीं हुआ निफ्टी, या फिर प्लस में जाके ट्रेड भी नहीं हुआ निफ्टी। उसके बाद में वापस से एक डिक्लाइन आ गई, वो क्यों आ गई उसको भी आगे चल के चेक करते हैं। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2-3 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि इजराइल ने लॉन्च कर दिया एक और अटैक, फोर्डो न्यूक्लियर साइट। ये यूएस ने भी अटैक किया था, ईरान ने बोला कि कोई डैमेज हुआ नहीं, तो इजराइल ने बोला चलो हम कर देते हैं, तो यहाँ पे एक अटैक हो चुका है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में निफ्टी फिसलता है, क्लोज करता है 0.60% की गिरावट के साथ में। आप देखोगे 2-3 बजे के आसपास की न्यूज़ है और ये 2-3 यानी 2:30 बजे के आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही न्यूज़ आती है इजराइल के अटैक की, मार्केट वापस से नीचे आना शुरू कर देता है। तो टोटल जो मार्केट है ना वो अभी वॉर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसा जैसा ये चलेगी वैसे वैसे मार्केट चलेगा, तेलों के दाम भी वैसे चलेंगे और स्टॉक मार्केट भी वैसे चलेगा। तो अभी के समय सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो वॉर है, ईरान इजराइल, साथ में यूएस भी हम उसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो तेलों के प्राइसेस में तेजी हुई जैसे कि एक्सपेक्टेशंस थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं हुई। आर्टिकल हमने देखा कि बहुत बड़ी तेजी हो सकती है, उसके हिसाब से मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इंडिकेटर है सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने तेल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे उतना मार्केट, मतलब उतना एज इट इज़ नहीं, लेकिन ज़्यादा तेल प्राइस बढ़ेंगे तो ज़्यादा मार्केट गिरेगा। लेकिन तेल के जो प्राइसेस है वो जस्ट 1.35% की तेजी के साथ में बंद, या फिर हम बोल सकते हैं अभी डेटा के साथ आप देख सकते हैं जो ओपनिंग प्राइस है उस हिसाब से जो डेटा लिया था वो प्राइस अभी आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए ओपनिंग भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो ओपनिंग का क्या सीन बना। $81 पर बैरल तक ये पहुँच गया था, बट उसके बाद में सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद में नीचे आ गया, नीचे आके कितना बंद हुआ आप देख सकते हैं 78 के आसपास। तो ये $81 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट होती है।
तो ये एक रीज़न है मार्केट का कि जैसे ऑयल के प्राइसेस नीचे गए वैसे ही डाउ जोन्स का फ्यूचर ऊपर गया और स्टॉक मार्केट भी ऊपर चले गए। अब ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितनी डिमांड ऑयल की जो कंपनीज हैं जहाँ से ऑयल आता है वो पूरी कर सकता है, उसको देखते हैं। क्योंकि डिमांड तो पूरी है, डिमांड तो है, डिमांड में कोई कमी नहीं है, लेकिन सप्लाई में अगर कमी हो जाती है तो प्राइजेस ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको आएगा समझ में कि ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहला जो पॉइंट है मार्केट के गिरने के पीछे का, हम बोल सकते हैं यूएस ने स्ट्राइक की ईरान पर, ये चीज़ अपन पहले से देख चुके हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये बड़ी बात है, ईरान ने धमकी दी है कि हॉर्मुज का जो इनका एक तेल का एक बोल सकते हैं जहाँ से तेल ये डिलीवर करते हैं, एक रास्ता है वहाँ से, उसको क्लोज करने के लिए ईरान ने दे दी है धमकी। क्योंकि ईरान की तरफ से ये तेल वहाँ से नहीं आता है। अभी देखो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना तेल वहाँ से आता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये जो रास्ता है ना, रफली 1/5 ग्लोबल ऑयल सप्लाई को पूरी करता है डेली बेसिस पे। इसी रास्ते से इतनी सप्लाई होती है। तो अगर ये बंद हो गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिल नहीं पाएगा। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि तेलों के दाम $80 प्रति बैरल यानी 81 तक पहुंच गए थे। वो भी एक रीज़न है मार्केट के अंडर परफॉर्म करने का। तो तेल ही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। साथ में डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी ऊपर चला गया, इस वजह से मार्केट को थोड़ा सा झटका लगा। एफआईज पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। साथ में इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रियलिटी चेक मिला है। बातें काफ़ी की जाती हैं कि इंडिया डोमेस्टिक कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्फ डिपेंडेंट है, डेफिनेटली है, बट इतना नहीं होगा। ऑब्वियस बात है कि कंट्री पूरी तरह से खुद पे डिपेंड नहीं हो सकती, उसको बाकी देशों की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डोमेस्टिक कंजप्शन तो है, लेकिन इंपोर्ट हम करते हैं तेलों को, वो नहीं भूलना चाहिए। उसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी है, तो वो थोड़ा सा रियलिटी चेक यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर ये रास्ता बंद हो गया हरमुज का तो इंडिया को क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले आप समझिए, 84% ऑफ क्रूड ऑयल, 84% है। साथ में 83% ऑफ लिक्विडिफाइड हम बोल सकते हैं, लिक्विफाइड हम बोल सकते हैं नेचुरल गैस, इसको एनजी हम बोलेंगे। ये आती है इस रास्ते से, हॉर्मुज से, एशियन मार्केट के अंदर 2024 में। इतनी ज़्यादा जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं, तो ये रास्ता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चीन, इंडिया, जापान, साथ में है साउथ कोरिया, ये टॉप डेस्टिनेशन है, वहाँ से निकल के इन कंट्रीज़ में पहुँचता है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं कि कितना इंडिया के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। मोर देन 2/3 इंडिया का ऑयल इंपोर्ट और जो एलएनजी बोल सकते हैं, ये इंपोर्ट होता है हाफ इसी रास्ते से। तो 2/3 तो अपना ऑयल हो गया, एलएनजी की बात करें तो ये हाफ हो गया, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये क्लोज हो जाता है तो तेलों के दाम बढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से मार्केट को झटका लग सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो ईरान धमकी दे रहा है, देखते करेगा नहीं करेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि कोई मेजर अटैक कर दिया यूएस ने वापस से या इजराइल ने, इजराइल के तो अटैक चलो ठीक है पहले से चल रहा है, अगर यूएस ने कुछ और मेजर अटैक कर दिया तो ईरान ये कदम ले सकता है। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर एस्टिमेट लगाए $10 का इंक्रीज हो गया क्रूड ऑयल के प्राइस में, जैसे अभी 78 है, 88 हो गया, तो इंडिया की जीडीपी को सीधा सीधा 0.5% का झटका पड़ेगा। और ये जो नंबर है आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, आधे परसेंट का, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है अगर मैं जीडीपी के हिसाब से इसको देखूँ तो तेल के जो दाम है ना, वो सबसे बड़ी अभी के समय चिंता बनी हुई है। रशिया यूक्रेन के अंदर भी हमने देखा $100 प्रति बैरल के ऊपर चल गया था और मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया था। काफ़ी सारी कंपनीज है जो उस गिरावट को अभी तक रिकवर नहीं कर पाई। रशिया यूक्रेन के समय काफ़ी सारी कंपनी के स्टॉक गिरे हैं, लेकिन वो अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में ये न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, एक और अटैक इजराइल ने कर दिया है। अब इतनी बुरी बुरी खबर हमने देख ली, एक अच्छी खबर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि शाम को 4:27 के आसपास की न्यूज़ है। इजराइल चाहता है रिजॉल्व करना इस कॉन्फ्लिक्ट को क्विकली, जितना जल्दी हो सके। इजराइल चाहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत समझना कि इजराइल चाहता है डी एस्केलेशन, इजराइल चाहता है वॉर नहीं हो, ऐसा कुछ भी हमें मेंशन नहीं कर रखा है। कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन चाहता है, यानी इजराइल की जो डिमांड है वो ईरान करके दे दें, तो ईरान जो चाहता है वो इजराइल उसको दे देगा। मतलब इजराइल चाहता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पे बंद हो जाए और ईरान चाहता है कि अटैक मत करो। दोनों चीज़ें
को रिलेट करती है। तो देखते हैं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट एंड होती है नहीं होती, आपको क्या लगता है कितनी और ये वॉर खिंच सकती है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों गोल्ड ने कैसे परफॉर्म किया। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है इन्वेस्टर्स गोल्ड में बाइंग कर देते हैं। यहाँ पे गोल्ड आज तेज था, जितना मार्केट गिरा उतना आज गोल्ड प्लस में जाके बंद हुआ। डिफेंस कंपनीज ने कैसा किया, ऑब्वियस है डिफेंस कंपनीज अच्छा करेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो 2% से भी ज्यादा की तेजी है, यानी अगेन ये 9,000 को क्रॉस कर चुका है। तो डिफेंस में अभी इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा फोकस है। इक्विटी में कोई पैसा कमा रहा है ना तो वो डिफेंस वाला कमा रहा है, और साथ में फाइनेंशियल मार्केट ये सीडीएस काइंड ऑफ जो कंपनीज है उनमें पैसे बन रहे हैं। बाकी डिफेंस में तो सीधा सीधा एक मतलब हमको रिसर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डेटा गिवन है। प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम दोस्तों आएगी इसकी वैल्यूएशन की, क्योंकि चलो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा उसको। प्रॉब्लम वैल्यूएशन की आएगी, क्योंकि वैल्यूएशन अभी डिफेंस कंपनीज की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उसको भी चेक करेंगे। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन है, निफ्टी ने यहाँ से तो रिकवरी दे दी लेकिन अभी यहाँ अटक चुका है, क्योंकि ऑब्वियस है मार्केट सीधा तो जाएगा नहीं, मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मार्केट ऐसे भी जा सकता है, मार्केट ऐसे भी जा सकता है। तो अभी ना ही नीचे जाने की एक इंडिकेशन यहाँ पे मिला है और ना ही ऊपर जाने का इंडिकेशन मिला है। ये रेंज अभी आप देख सकते हैं ये निफ्टी की है, तो रेसिस्टेंस को लिया, बीच में भी निफ्टी है, सपोर्ट नीचे है, रेसिस्टेंस करीब है। देखते हैं दोस्तों निफ्टी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप चाहे तो नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एक कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, आईपीओ के अंदर काफ़ी मारामारी इसमें हो रही होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकता है सब्सक्राइब कर दे इसको 25 तारीख को। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या डेटा है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक के प्राइस में, प्लस मेरा क्या व्यू है पर्सनली इस कंपनी को लेकर, वो भी मैं आपके साथ में रखूंगा। अब देखिए इसको जो जीएमपी है ना वो दोस्तों 6% ही रह चुका है। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जीएमपी 100% डबल पैसा हुआ था। एचडीबी फाइनेंशियल को क्या हो गया, क्योंकि इसने सीख लिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस से, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी सीख लिया। रिटेल इन्वेस्टर्स की तो बात क्या करूं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो वैल्यूएशन या जो जीएमपी को तय करते हैं, जिनके पास में अच्छी अमाउंट होती है ऊपर नीचे करने की, उन्होंने यहाँ पे सीख लिया कि नहीं अभी मतलब इसको बहुत अच्छी वैल्यूएशन देने का। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखोगे ना तो जीएमपी किस तरह से क्रैश हो रहा है वो आपके सामने है। 93 तक पहुंच गया था जून 19 को, 75 पहुंचा, उसके बाद में वापस 90 पहुंचा, अभी ये क्रैश होकर सीधा 90 से 46 आ चुका है। देख लो कितना बड़ा क्रैश है ये परसेंटेज बेसिस में। तो जो स्टॉक मार्केट है जैसा मार्केट करेगा, जैसे सेंटिमेंट होते हैं अनलिस्टेड मार्केट के अंदर भी वैसे सेंटिमेंट होते हैं। कंपनी तो सेम है, कंपनी तो सेम है, इंडिया से ही इंपैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जीएमपी इसका क्रैश हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, जब भी फियर होता है मार्केट के अंदर इन्वेस्टर ग्रीडी बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रीडी बनना भी चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डिटेल दिखेगी इस कंपनी की, कंपनी कैसी है। रेवेन्यू की बात करें 12,000 ये था 23 में, 24 में 14,000 और 25 में 16,000, ठीक है। प्रॉफिट को देखते हैं, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 2,500, अब यहाँ पे वापस से 2,000, मैं राउंड ऑफ में करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता है लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट क्रैश हो जाता है। तो इतनी बड़ी कंपनी अपने प्रॉफिट को डिक्लाइन कर रही है तो इन्वेस्टर को लगेगा तो सही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है नहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह की प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। तो उसकी वजह से हो सकता है इसके जीएमपी को तोड़ा गया हो, और अभी कितना रह चुका है ओनली 6% का, और इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मार्केट नहीं दे रहा है। वैल्यूएशन की बात करें 27 पर कंपनी लेकर आ रही है कंपनी को, और 28 की वैल्यूएशन मार्केट इसको दे रहा है। अब देखो सारा खेल डिपेंड करेगा अगले क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर। वैसे बड़ी कंपनी है, प्राइस एक्शन तो होता ही है, हो सकता है लिस्टिंग ऐसी हो जाए बिल्कुल ठंडी, उसके बाद में म्यूचुअल फंड आके इसको ऊपर ले जाए, क्योंकि वो तो बाय करेंगे, उनको एक बड़ी कंपनी मिल गई है, उनको रखना ही पड़ेगा, ऐसी मार्केट कैप वाली कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी पड़ेगी। तो वो जब बाय करेंगे तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। एफआई भी हो सकता है कि बाय करे, क्योंकि पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहा है। लेकिन फिर दोस्तों रियलिटी का पता चलेगा कि क्या वैल्यूएशन टिकाउएबल है या नहीं है। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ, स्टॉक गिर गया। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हुआ था, चल गई कंपनी, फिर गिर गई, फिर कुछ साल अंडर परफॉर्म, फिर अभी तेजी। तो ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म वाली जो कंपनी है वो देखने को मिलती है। अगर कोई भी ऐसे इन्वेस्टर है जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर है, जैसे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में किया होगा, नीचे किसी ने खरीदारी की होगी ये सोच के कि आगे चल के स्टॉक मार्केट चलेगा, इनके भी पोर्टफोलियोज चलेगा तो कंपनी का स्टॉक चलेगा, वो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा ये एक हम बोल सकते हैं मौका है। क्योंकि 27 के पी पर अगर कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जो टेम्परेरी बेसिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है इंडिया के मार्केट में, फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर देखेगा। बाकी जीएमपी के हिसाब से कोई शॉर्ट टर्म में खेलना चाहता है उसके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि
6% का प्रॉफिट है, बाकी आप देख लो 6% प्रॉफिट कमाना है या बैट करना है, जब ये लिस्ट होगा उसके ऊपर वो सब चीज़ें इन्वेस्टर देखेगा। बाकी दोस्तों ये डिटेल इसमें नोट कर सकते हैं। पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस ने ईरान के ऊपर बम गिराया है, उसके साथ में बाजार और टेक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो चीज़ हमने देखी। आज के दिन आईटी कंपनीज की बड़ी पिटाई भी हुई है। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर गिरा है वो आईटी ही गिरा है, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर बातचीत कर ली थी न्यूज़ के हिसाब से। और ये जो अटैक था इससे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे 3 दिन पहले एक जेन्युइन जो न्यूज़ आई थी ना, वो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। जो जेन्युइन न्यूज़ होती है, सोर्सेज के हवाले से आती है, तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको मिल जाएगी यहाँ पे इस चैनल पर। पिछले वीडियोस भी आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।